का पहला चैप्टर रियल नंबर। बच्चों, ये रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लास 9 में भी दिया गया था और प्रीवियस वीडियोस में क्लास 9 के नंबर सिस्टम के बारे में काफी एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियोस को एक बार फिर से देख लेंगे तो रियल नंबर्स को और भी क्लियर आप कर सकेंगे। रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिक है बच्चों, ये आगे के क्लासेस में आपको हर बार मिलेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट को आपको अपने पास बिल्कुल ही बांध करके रखना है। रियल नंबर्स को समझने के लिए शॉर्ट में मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है। इस फॉर्मेट को आप समझेंगे तो इस फॉर्मेट के अंदर एक छोटा सा गोल सा बॉक्स है जिसमें मैंने n लिखा। नोटिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर विच इज स्टार्ट it is your counting number which is used for counting purpose, that is your 1 2 3 4। नेचुरल नंबर आपके वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये गिनती की संख्याएं 1 2 3 से स्टार्ट होती है जो अनंत तक जाती है। इसी गिनती की संख्याओं में अगर हम शून्य ऐड कर दें इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय एडिंग 0, इट इज कन्वर्टेड इनटू होल नंबर। इसी नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 ऐड कर दें तो ये सभी नंबर्स पूर्ण संख्या बन जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 टू इन्फिनिट। अब इसी होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स, -3 -2 1 0 1 2 3। तो इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 0 इज नॉट अ नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव। इंटीजर्स यानी पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक, शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। यहां आप देख रहे होंगे कि इंटीजर्स को z से निरूपित किया जा रहा है। इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय z। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इसे z से क्यों निरूपित किया जा रहा है। बच्चों, ये z लेटर आया है जर्मन वर्ड जेहलीन से। जेहलीन का अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ जेहलीन इज टू काउंट, जिसका अर्थ होता है गिनना। अब इसी इंटीजर्स यानी इसी इंटीजर्स को हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये बन जाते हैं रैशनल नंबर। यहाँ रैशनल नंबर एक्चुअली आया है वर्ड रेशियो से, परिमेय संख्या, जिसे हम p बाय q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q एक इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो -1.5 अगर डेसिमल हटाए जिसे p by q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो a numbers which can be expressed in the form of p by q, that is known as rational number। और इसे डिनोट किया जाता है q से। इसे q से क्यों डिनोट किया जाता है? क्योंकि रेशियो एक फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन का वैल्यू हमें कॉसेंट के रूप में मिलता है, इसलिए रैशनल नंबर को हम लोग कॉसेंट यानी q, कॉसेंट के फर्स्ट लेटर q से हम लोग इसको डिनोट किया करते हैं। तो चलिए मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इरेशनल नंबर, वो नंबर्स जिसे हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर। √2, √3, पाई, √11 एक इरेशनल नंबर्स है जिसे हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये सबसे अलग है लेकिन बॉक्स के अंदर है, और ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं। ये सारे रैशनल और ये इरेशनल मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, जो रियल में हैं, ये सारे रियल नंबर्स हमें मिलते हैं नंबर्स लाइन में। आप जहां से भी चलना स्टार्ट करते हैं ये आपका ओरिजिन होता है यानी 0। 0 के बाद आने वाली सभी ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो एक यूनिट डिस्टेंस पे लिखे जाते हैं। 0 से पहले ये होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो आप देखेंगे 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर हैं, 0 के साथ होल नंबर है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर ये आपके इंटीजर्स हैं, और इन सभी नंबर्स को हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रैशनल है और इन्हीं रैशनल के बीच में एग्जिस्ट भी करता है आपका √2, √3, √5 पाई का वैल्यू। तो इस नंबर लाइन पे सारे नंबर जो हमें मिलते हैं वो होते हैं आपके रियल नंबर।
बच्चे आप इसे नोट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप रियल नंबर्स को समझ सकते हैं। रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसमें सारे रैशनल और इरैशनल नंबर आते हैं। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ये सभी रैशनल, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है रियल नंबर, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, जो वास्तव में है। बच्चों ये था रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। इस क्लास में ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो क्लास 10th में 2 नए टॉपिक्स इस एक्सरसाइज में आते हैं। वो है आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये दोनों तो सेम चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन लेमा और एल्गोरिथम क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, और लेमा है क्या। लेमा को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रमेयिका। लेमा एक सत्यापित कथन होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है। A lemma is a proven statement used for proving another statement. Lemma is a proven statement, ये एक सत्यापित कथन होता है जिसकी मदद से हम किसी अन्य कथन को सत्यापित कर सकते हैं। It is a series of well-defined steps. ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज होता है जिसकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक मेथड प्रोवाइड करता है which gives a procedure for solving a type of problem, जिससे हम ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। उम्मीद करते हैं लेमा और एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा। लेमा एक सत्यापित कथन है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को भी सत्यापित कर सकते हैं। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसकी मदद से हम दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूव कर सकते हैं। बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो लेमा हम आपको पहले ही बताया कि एक सत्यापित कथन है, ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, तो इसे प्रूव की जरूरत नहीं होती। ये कथन क्या, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी दिए हुए हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो वहां पर 2 इंटीजर्स क्यू और आर एग्जिस्ट करते हैं, जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को a is equal to bq plus r, where 0 is less than or equal to r less than b। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मानकर चलते हैं कि a की जगह पे हमारे पास एक नंबर है 21 और b की जगह पे एक नंबर है 5। तो यहां आप देख रहे होंगे कि 21 is greater than 5। अब 21 को हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 5 4 20। जब हम 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 1 और इसका परसेंट 4 मिलता है। अगर 21 हमारा A 5 B है तो हम 4 को बोलते हैं Q और 1 को बोलते हैं R। जब भी हम 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज हमें 2 यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, 4 और 1। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। 21 को जब भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने के बाद हमें भागफल के रूप में 4 और शेषफल के रूप में 1 ही मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरा कथन नहीं मिल सकता। तो क्या इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 21 is equal to 5 into 4 plus 1, जहां 21 क्या है A, 5 क्या है B, 4 क्या है Q और 1 क्या है R। तो A बराबर क्या मिला, DQ plus R, जो कि एक सत्यापित कथन है। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। बच्चों यहां R, where R का जो वैल्यू है वो ऑलवेज बी से छोटा होता है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट ऑलवेज लेस देन बी, जहां आर का वैल्यू होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन ऑलवेज छोटा होता है बी से।
अब आपके मन में आ रहा होगा ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो बच्चों डिवीजन के मेथड में 21 को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, 5 को बोलते हैं डिवीजर, Q यानी 4 आपका क्या है क्वोशंट और R है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर ऑलवेज अपने डिविजिबल से छोटा होता है, अपने डिवाइजर से ये ऑलवेज छोटा होता है, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर हम 5 से किसी भी इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमें मिलेंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स जो हमें मिलेंगे वो हो सकते हैं आइदर 0, 1, 2, 3 और 4। कभी भी ये 5 नहीं हो सकता है बच्चों। इसी तरह से अगर मान लो कि हम इस 21 को 4 से डिवाइड कर रहे होते तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होते? तो ये होते 0, 1, 2, 3 अगर 4 से। तो आप देखेंगे कि R ऑलवेज छोटा होता है B से, ये सत्यापित कथन है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम लोग एक वेल डिफाइंड स्टेप्स बनाते हैं और जिसकी मदद से हम लोग फाइंड करते हैं SCF। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स A और B। A और B का हम लोग SCF फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या अप्लाई करके करते हैं? व्हेन वी अप्लाई द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहां हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हम लोग फाइंड करते हैं दो इंटीजर्स का SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट इसके स्टेप्स हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स दिए हुए हैं A और B, A एंड B, तो इस A एंड B पर हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके A और B का हम लोग फाइंड करेंगे Q और R, जो कि दो यूनिक इंटीजर्स हैं, इसके अलावा कोई आएंगे नहीं। तो यहां से एक स्टेप बनेगा A is equal to BQ plus R, where 0 is less than or equal to R is always less than B, जहां R 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन ऑलवेज छोटा होगा B से। इसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे। अगर स्टेप 2 में R का मान 0 आ जाता है तो उस केस में A और B का SCF B मिलेगा। लेकिन अगर R का मान 0 नहीं आता है, if R does not equal to 0, तो उस केस में हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे और हम अप्लाई करेंगे किस पर? B और R पर। इसी प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू करेंगे स्टेप 3 में, तब तक कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर 0। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और अगर एक केस में 0 आ जाता है तो उस केस में हमारा डिवीजर होगा वो हमारा SCF होगा उस A और B का।